जय हिंद सोल्जर्स, जय हिंद जय हिंद। तू किस लिए हताश है जब वीएसआर तेरे साथ हैं? तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरी इस वजूद की हिंदुस्तान को भी तलाश है। जय हिंद सोल्जर्स। उम्मीद कर रहा हूं सब ठीक है, मस्त है और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। और जिन लोगों की बेहतरीन नहीं चल रही उनको अगेन मैं यही बात कहूंगा, और बेहतरीन बना लें। तैयारी को बेहतरीन बनाने का एक ही शॉर्टकट है, एक ही वीएस ट्रिक है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए और बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। उन क्वेश्चंस के आप साथ साथ नोट्स भी बनाएं। क्वेश्चन के नोट्स का मतलब ये नहीं क्वेश्चंस को आपको लिखने हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस में जो पर्टिकुलर कंसेप्ट लगती है उन कंसेप्ट के अपने हैंड राइटिंग में शॉर्ट नोट्स रखें कि ऐसे क्वेश्चंस में ऐसी टेक्निक लगती है, ऐसे क्वेश्चन में ऐसी टेक्निक लगती है। यस और नो? डन सर, ओके, एवरीथिंग क्लियर। तो करें स्टार्ट बिना किसी डिले के? सब रेडी हैं? ऑल सोल्जर्स रेडी फॉर वॉर? डन सर, डन। चलो देखिए, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। तो आज अपना सरल आवर्त गति का लेक्चर नंबर 4 है और मैं वीएस सर पीडब्ल्यू के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, और इसी उम्मीद के साथ कि तुम लोग फुली एक्टिवेटेड हो, पूरे डिसिप्लिन के साथ स्क्रीन के सामने बैठे हो, न कोई नेगेटिविटी है, हाँ, और न कोई दिमाग में बिना बात का गिला शिकवा है। हाँ, कुछ एक दो कमेंट मेरे को दिख रही हैं गिले शिकवे वाली, पर उनका कोई इलाज नहीं है यार। मैं चाहता तो ज़रूर कर देता। उनके पास एक ही इलाज है, वो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना, कंसिस्टेंट रहना और पॉजिटिव रहना। तो देखिए बेटा, आज लेक्चर नंबर 3 है कि 4 है? लेक्चर नंबर 3 है ना? कल, हाँ यार, एक लेक्चर आगे चलता है मेरे दिमाग में, गलती से 4 लिखवा दिया शायद, है ना? 3 है ना? चलो इसको 3 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा माय डियर सोल्जर्स चाहेंगे वैसा ही कर दिया जाएगा। डन सर, डन। ओके ओके, वेरी गुड। कम से कम माय डियर सोल्जर्स आप लेक्चर तो याद रखते हो कि कौन सा लेक्चर है ये। ओके, डन। चलो देखिए, तो ये लेक्चर का काम कंप्लीट हुआ। लेक्चर नंबर 3 है, ये तो बातें ठीक हैं सब। तो आगे बढ़ा जाए बिना किसी डिले के। तो देखिए आज हमें क्या पढ़ना है, एक्टिवेट हो जाएं। देखिए बेटा, आज का अपना टॉपिक रहेगा एसएचएम में ऊर्जा। एसएचएम में ऊर्जा, और उसके बाद अगर टाइम मिला अपने को तो स्प्रिंग ब्लॉक निकाय तथा कोणीय एसएचएम की बात करेंगे। बहुत आसान सा लेक्चर है आज का, क्योंकि आपको मैंने बताया था अगर आपको कल का लेक्चर दिमाग में सेट है तो अब तो चीजें केवल उन्हीं को इंप्लीमेंट करनी है, कुछ नया काम नहीं है। नया काम सीखने का काम कल की क्लास में था जो आपने अच्छे से कर दिया होगा। फिर भी जिन लोगों ने नहीं किया, ध्यान दें। मैं एक बार कोशिश करता हूं कि मैंने अपने जो अभी तक पढ़ा उसको एक शॉर्ट रिव्यू करवाने की आपको। देखो, एसएचएम की जब बात करें बेटा तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई एसएचएम का जनरल समीकरण है। इससे हमने एसएचएम का वेग निकाला। अच्छा, ये आता कहाँ से है कि त्वरण समानुपाती माइनस एक्स है तो एसएचएम है। ये आप सब बच्चों को पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता अभी भी जग जाएं। जो विस्थापन है इससे हमने वेग निकाला, और वेग का समीकरण आया ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई, और इसको लिखा था ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। फिर त्वरण निकाला, त्वरण बराबर हमने पढ़ा माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। तो उम्मीद कर रहा हूं पहले तो ये फॉर्मूले तो आपके दिमाग में, फॉर्मूले तो हमने इतने ही पढ़े हैं अभी तक, ये आपको अच्छे से ध्यान में होंगे। फिर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए ये बता दूं कि अपनी एसएचएम ऐसे चलती है। इसको बोलते हैं माध्य स्थिति, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन यानी चरम स्थिति, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन यानी चरम स्थिति। और ये जो मैं अभी चार्ट बना रहा हूं ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए बेटा।
इसमें आपको पता है इसको जीरो स्थिति बोला जाता है, इसको प्लस ए बोलते हैं, इसको माइनस ए बोलते हैं, और इसके बीच में एक स्थिति आती है उसको a/2 बोलते हैं, एक स्थिति आती है उसको a/√2 बोलते हैं, और एक स्थिति आती है उसको √3a/2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? √3a/2। कल की क्लास में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि इनको याद रखने का सिंपल सा तरीका है। अगर गति यहां से स्टार्ट होती है यहां से तो कोण 0, अगर गति यहां से स्टार्ट होती है तो कोण π/6, अगर यहां से स्टार्ट होती है साइन की टेबल लगा दो π/4, यहाँ स्टार्ट होती है π/3, यहाँ स्टार्ट होती है π/2। ये सेम चीजें ही इस साइड में रखनी है। फिर मैंने बताया था जीरो टाइम का मतलब तो जीरो ही होता है, इसका आवर्तकाल टी है अगर, तो यहां से यहां तक जाने में समय लगता है t/12। इसमें नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते रहो, यहां लगता है ये मतलब यहां से यहां तक आने में t/8, यहां से यहां तक आने में t/6, और यहां से यहां तक आने में t/4। याद है कि नहीं? उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हैं, और जिनको नहीं है बेटा जल्दी से जल्दी कर लो, इस तरीके से याद रहना चाहिए। फिर आपको कुछ चीजें और बताई थी। क्या बताया था कि जब एसएचएम होती है तो ये माध्य स्थिति से अगर कोई कण ऐसे चलता है, पहले यहां से फिर मुड़ करके वापस मान लो इधर जा रहा है, फिर आगे इधर जाता है, डन, और वापस घूम करके इधर आता है, तो इसमें कोण थीटा लेते हैं एज यूजुअल जैसा होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें लेते हैं π-θ। इसके बाद ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें π+θ, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसमें 2π-θ। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको फेजर सिखाया था, और ये फेजर उम्मीद कर रहा हूँ बिल्कुल क्लियर होगा। जिनको अभी भी क्लियर नहीं है बेटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये डिफिकल्ट नहीं है, बस प्रैक्टिस का गेम है, तो प्रैक्टिस बेहतरीन करें। कुछ प्रैक्टिस मैं करवाता हूँ क्वेश्चन से ताकि आपको अच्छे से चमके चीजें। तो अभी आप बिल्कुल रेडी हो जाएं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले शुभ मुहूर्त के साथ, ताकि आपको कुछ चीजें अच्छे से क्लियर हो। क्या रेडी हैं आप लोग क्वेश्चंस करने के लिए? रेडी हैं तो बताएं सबसे पहले। सरल आवर्त गति कर रहे कण का अधिकतम वेग v0 है, तो कण का वेग ज्ञात कीजिए x बराबर a/2 पे। ये आगे वाला मैं उससे आगे करवा दूंगा, पहले एक बनाइए ताकि मेरे को भी पता चले। x इक्वल टू a/2 पे वेग बताइए, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। आर यू रेडी? डन सर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन दे रहा हूं, आप हो जाएं रेडी। ऑप्शन ए, ऑप्शन दिए नहीं, ऑप्शन ए दिया है v0/2। ऑप्शन बी दिया है v0/4। ऑप्शन सी दिया है √3 v0/2। ऑप्शन डी दिया है √3 v0/4। करें स्टार्ट, क्या बनेगा? बनाइए जल्दी। विच ऑप्शन बन गया होगा? देखो जिनका नहीं बना ध्यान दे।
क्या ये क्वेश्चन अपने को अधिकतम वेग ये दे रहा है? जिनको नहीं पता, अधिकतम वेग जो होता है बेटा, वो हुआ करता है ओमेगा गुना ए। इसको इसने वी नोट माना है। तो जब ये माना है तो मेरे को वी का फॉर्मूला याद होगा, ओमेगा अंडर रूट, मैं तो इसी को रट के रखता हूं, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इसने कहा है एक्स इक्वल टू ए बाई टू पे बताइए सर, तो क्या करें, ओमेगा एज इट इज अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स इक्वल टू ए बाई टू रखो, तो क्या ये ए स्क्वेयर 4 बनेगा। इसको सोल्व किया, ओमेगा ए बार आ गया कॉमन, 1 - 1/4, क्या अंडर रूट 3/2 बना। और ओमेगा ए को क्या वी नोट लिख दूं, तो अंडर रूट 3 V0 डिवाइडेड बाई 2, ये बन गया वेग। यानी ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा एग्जाम में, ध्यान रहे, सी ऑप्शन। बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे वेरी गुड, 69% लोगों ने सही किया है। बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट क्लास। ये उम्मीद तो नहीं थी मेरे को आपसे। गुड, वेरी गुड, इंटेलिजेंट क्लास। सुहानी शर्मा, अरे गुड सुहानी, बहुत बढ़िया, टॉपर में पहुंचने लग गई हो बेटा, वेरी गुड। राहुल सोलंकी, समीर अंसारी, हर्ष एंड नवीन पारोसिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी? अगला क्वेश्चन करें? तो अगला क्वेश्चन बताइए मेरे को, आपकी स्क्रीन के सामने बनाएं। अपने को क्वेश्चन दिया है, आयाम की सरल आवर्त गति में एक विशेष स्थिति पर वेग माध्य स्थिति पर वेग का √3/2 गुना है, तो उस स्थिति पर विस्थापन हो जाएगा। उस स्थिति का विस्थापन पूछा है, कितना होगा। ऑप्शन दे रहा हूं, आयाम ए मान लो, ए आयाम है, ये मेंशन नहीं किया है। ऑप्शन ए हो गया विस्थापन, ऑप्शन बी a/2 हो गया, ऑप्शन सी √3a/2 हो गया, ऑप्शन डी a/4 हो गया। बताएं जल्दी कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना स्टार्ट करें बेटा पहले। इनमें क्वेश्चन की लैंग्वेज का बड़ा मैटर है, ध्यान से करें। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में वही पहले वाला सा सिस्टम है, सेम। ये कह रहा है कि क्वेश्चन का जो वहां वेग जो है माध्य स्थिति का √3/2 है, क्या माध्य स्थिति पर वेग अधिकतम होता है? वही माध्य स्थिति का वेग है, ये चीज आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। और वेग के क्वेश्चन बेटा ध्यान से कर लो, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ये ओमेगा ए होता है। तो जिस स्थिति पे कह रहा है उसको क्या मैं ऐसे बोल दूं, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू √3/2 ऑफ मध्य स्थिति का √3/2 ओमेगा ए होगा। ओमेगा से ओमेगा उड़ा दो, दोनों तरफ वर्क कर दो, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 3/2 इंटू ए स्क्वेयर। वर्ग किया, ए स्क्वेयर वाले को इधर ले लो, सही है, 3/2 नहीं 3/4, गलती से लिख दिया। एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 3a² बाई 4, तो ये 4 एलसीएम आया, तो ये बनेगा सर a²/4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस a/2। तो विस्थापन कितना है माध्य स्थिति से, a/2 विल बी राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन। बोलो समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया यार, 69% अगेन, गुड। आज तो यार सुबह सुबह ही तुम लोग बढ़िया कर रहे हो। अगर तुम इस तरह से रिस्पॉन्स दो ना हर क्लास में, तो मेरी एनर्जी का लेवल भी कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे 70% अगर आपका सही चलता है तो मतलब मजा आता है कि हाँ बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं। राहुल सोलंकी, हर्ष, हैरून अली, सचिदानंद एंड अभी साहनी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बना दोगे? बढ़े आगे। चलो देखिए, तो अच्छा आप देखिए, वेग में कुछ क्वेश्चन ऐसे, जैसे आपको अगर पूछ लिया जाए, देखते हैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू आपसे करवाता हूं ताकि आपको बातें समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको फंसा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये करते हैं कि आपको सही दिख रहा है, ये बनाइए बेटा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कोशिश करें पहले बनाने की, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको।
ऑप्शन नंबर ए 2 पाई एल्फा बाई बीटा, ऑप्शन बी 2 पाई बीटा बाई एल्फा, ऑप्शन सी 2 पाई अंडर रूट बीटा बाई एल्फा, ऑप्शन डी 2 पाई अंडर रूट एल्फा बाई बीटा। बनाइए बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और करिए इसको। ये कह रहा है सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का अधिकतम त्वरण एल्फा है तथा अधिकतम वेग बीटा है, तो कंपन का आवर्तकाल बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। बनाइए जल्दी। ऐसे क्वेश्चंस में फॉर्मूले आपके अगर बिल्कुल फिंगर्स पे हो तो बहुत आसान है बेटा करना इन क्वेश्चंस को। बन गया होगा सबका। देखो, एल्फा अधिकतम त्वरण, क्या अधिकतम त्वरण ए इक्वल टू, प्लस माइनस से तो कोई मतलब नहीं है, वैसे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते हैं, पर अधिकतम लिखेंगे तो अपने को तो अधिकतम से मतलब है। ओमेगा स्क्वायर ए होता है, याद है सबको। इसको इसने क्या माना है, एल्फा माना है। क्या अधिकतम त्वरण यही होता है? और अधिकतम वेग हमें पता ही है, क्या ओमेगा इंटू ए हुआ करता है। इसको इसने बीटा माना है। हो गया क्वेश्चन। वैसे तो इन दोनों समीकरण को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। ओमेगा से ओमेगा उड़ गया, ए से ए उड़ गया, तो बोलो ओमेगा इक्वल टू एल्फा बाई बीटा आ गया। क्या ओमेगा को मैं 2 पाई डिवाइडेड बाई टी लिख सकता हूँ? तो बोलो टी इक्वल टू, ये इधर आया, टी को इधर ले लिया, कैलकुलेशन है 2 पाई बीटा डिवाइडेड बाई एल्फा। क्या ये आवर्तकाल आ गया? 2 पाई बीटा बाई एल्फा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बी ऑप्शन 64%। बहुत बढ़िया यार, गुड। आज बच्चे बिल्कुल फुल फ्लो में बैठे हैं यार पढ़ने के लिए, बहुत बढ़िया। परवीन कुमार, हर्ष, राहुल सोलंकी, महेश साक्या एंड समीर अंसारी आर द टॉप परफॉर्मर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया सबको? ऐसे क्वेश्चंस बनाना शायद आसान है, आसानी से बना दोगे आप लोग। ओके, करें अगला क्वेश्चन। देखो तो एक क्वेश्चन और करके बताओ इसी पे। ये देखिए बेटा, बनाएं। सरल आवर्त गति करते हुए कण को विस्थापन समीकरण x इक्वल टू 10 साइन 60 प्लस पाई बाई 3 है। यहाँ x मीटर में है, t सेकंड में है, तो कण का 5 मीटर पर त्वरण होगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, देखिए बनाइए आप लोग। ऑप्शन ए 180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी -36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी -180 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ट्राई टू सॉल्व इट। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल आसान लेवल के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लॉजिकली बच्चों से गलतियां करवा देते हैं। तो देखते हैं कितने लोग सही बना देंगे। मन लगा करके करें, कैलकुलेशंस का ध्यान रखें। देखो, करें स्टार्ट। क्या इसने पूछा है अपने को, कौन सी स्थिति पे त्वरण पूछा है? 5 मीटर पर त्वरण ज्ञात करो। अपने को त्वरण का समीकरण पता है, माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स होता है त्वरण का समीकरण। अब बात है ओमेगा कहाँ से लाएं, इसकी कंपेयर कर लो बेटा। एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 से, तो क्या ओमेगा की वैल्यू 6 है, तो ओमेगा तो 6 हो गया, माइनस ये 6 का स्क्वायर, ये एक्स ही तो है जहां पूछ रहा है, एक्स इक्वल टू 5 मीटर पे पूछा है, तो इंटू 5। या 6 का स्क्वायर होता है 36 इंटू 5,
इसको सोल्व करें, -180 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। -180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन। देखो, हाँ इस बार गड़बड़ हो गया। अब देखो इसमें क्या गलती है, क्वेश्चन में तो दम नहीं है इसमें। ये तो नहीं कह सकते कि क्वेश्चन डिफिकल्ट था, बहुत लॉजिकल था। इसमें ज्यादा करके बच्चों से सिली मिस्टेक्स हुई हैं। और बेटा नीट के पेपर का यही पैटर्न है, आपको ये सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, और उनका और कोई रास्ता नहीं है। आप अगर सोचते हो कि आपके सोचने से होगा, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएं रोज। मैं जिस दिन से आपकी क्लास लेनी स्टार्ट की थी तब भी आपको यही बोल रहा था, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है, आप केवल एक ही चीज का ध्यान रखें, रोज क्वेश्चंस लगाने। 50 क्वेश्चंस रोज की आदत बना लीजिए बेटा। डन सर। चलो देखिए, तो यहाँ पे अपना आंसर जो आया 17% लोगों ने। इस बार सुहानी शर्मा, नवीन पारसोया है ना, शिवांश गुप्ता, शैलेश मौर्य एंड MR प्रजापत। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सही है यहाँ तक, या कोई परेशानी किसी को? चलो यहाँ परेशानी नहीं है। तो कल मैंने आपसे एक चीज शेयर की थी कि आपके पास तीनों समीकरण हैं। जिनको नहीं याद है देखो, यहाँ ये चीज लिख दी है। क्या विस्थापन का समीकरण x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है? क्या वेग का समीकरण ए ओमेगा कोस ओमेगा टी होता है? क्या इसको साइन के रूप में साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख दें? तो इन दोनों के बीच में कितने का फेज है? पाई बाई 2 का है, कल भी बताया था। ये है -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो यानी वेग और त्वरण के बीच कितने का कलांतर है? अगेन पाई बाई 2 का। और कोई कहे इन दोनों के बीच में बताइए, वेग और विस्थापन और त्वरण के बीच में पाई का है। यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा, याद रखने हैं। डालें इस पे VS स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। विस्थापन और वेग के बीच में क्या है? आपको ये भी ध्यान रखना है कि विस्थापन और वेग में वेग विस्थापन से पाई बाई 2 कोण आगे है, वेग से त्वरण पाई बाई 2 कोण आगे है, विस्थापन से त्वरण पाई बाई 2 कोण आगे है। ये भी लिख लेना, मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं। वेग विस्थापन से, याद रखना बेटा कि कौन आगे कौन पीछे, विस्थापन से पाई बाई 2 कोण आगे। याद रखें, जैसे वेग विस्थापन से पाई बाई 2 आगे है, अगली लाइन आप लिख लो, त्वरण वेग से पाई बाई 2 आगे है और त्वरण विस्थापन से पाई कोण आगे है। ये स्टेटमेंट में लिख लीजिए। डन। अब अगला क्वेश्चन आपके आता है जो कई बार आपको कंफ्यूज कर सकता है। वो ये होता है कि सर आपने वेग पढ़ लिया, वेग, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता वेग का और एक संबंध देख लेते विस्थापन के साथ किस तरह का ग्राफ बनेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। यानी अभी हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? विस्थापन व वेग में संबंध। ऐसे देखो बेटा, मैं समझाता हूं। देखो, एक संबंध आता है, ग्राफ ले लेते हैं, v व x में ग्राफ बनाना है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये भी। यहां से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दो। क्या आपने वेग का समीकरण ये पढ़ा हुआ है कि सर v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, इसमें स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दिस इज v स्क्वेयर इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर, ये बना ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। सही है। मेरे को x के साथ रिलेशन चाहिए इसका, किसके साथ है? x के साथ। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूं कि ए स्क्वेयर अगर कॉमन ले लूं तो ये बन गया ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइन, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। ये तो करना आता होगा, ए स्क्वेयर कॉमन ले लिया इधर। इससे फायदा ये हुआ कि मेरे पास एक इक्वेशन ये बन जाएगी, वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ओमेगा ए के होल स्क्वेयर को इधर ले लिया, तो ये उधर गया, तो ये बना प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर इक्वल टू 1। ये कुछ आपको जाना पहचाना समीकरण लग रहा है कि नहीं? जिनको नहीं लग रहा मैं याद दिला दूं,
क्या आप बचपन में एक समीकरण ऐसा पढ़ते थे, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1? क्या ये दीर्घवर्त का समीकरण हुआ करता था? तो ये एक दीर्घवर्त को इंडिकेट करता है। इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखें कि सर ये हमें दीर्घवर्त की याद दिलाता है। तो अगर इसमें ग्राफ पूछ लिया जाए कभी एग्जाम में, तो देखो, याद करो किस तरह से हुआ करता था ग्राफ। बोलो, याद है कि भूल गए? कि सर ये अपने पास जो ग्राफ होता था v और x वाला, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि ये एक्सिस को मैं ले लेता हूँ v एक्सिस, इसको ले लेता हूँ x एक्सिस। x मतलब विस्थापन। तो आप देखो इसमें ओमेगा ए से बड़ा है, तो मतलब ये वाली दीर्घ एक्सिस बनेगी और नीचे वाली लघु एक्सिस बनेगी। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये जो साइड है ये इक्वल किसके है? ए के। और ये वाली जो साइड है ये किसके इक्वल है? अधिकतम वेग ओमेगा ए के। देखो क्लियर हुआ कि नहीं? दीर्घवृत्त बनेगा इनके बीच। तो याद भी रखना है, इनमें जो ग्राफ है इनकी शेप क्या बनने वाली है? दीर्घवृत्त। याद रखें बेटा इसको। बताओ क्लियर है कि नहीं ये बात? बताइए कमेंट्स के थ्रू, क्या इतनी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं कि नहीं माय डियर स्टूडेंट्स को? ओके सर, डन। अब मेरे को इसी में एक चीज बताओ, क्या ये समीकरण कभी वर्त भी बन सकता है? देखो, जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, मैं आपको बता दूं, ये कंडीशन ऐसे बनी है कि सर समीकरण बना वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ओमेगा ए का होल स्क्वेयर और प्लस एक्स को इधर ले लूं, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 1। यही तो समीकरण है। अगर मैं कह दूं इसमें, यदि ओमेगा को 1 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर, यही तो दिया जाता है। ओमेगा की वैल्यू अगर 1 हो, तो क्या मेरे पास ये समीकरण कुछ ऐसा बनेगा? एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर इक्वल टू 1। क्या मतलब ये हुआ? एक्स स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। क्या ये वर्त का समीकरण है? सर्कल है ये। तो सर्कल भी बन सकता है, याद रहे। लेकिन कौन सी स्थिति में? सर्कल तब बनेगा जब ओमेगा बराबर ए हो, तब यहाँ भी ए आ जाएगा और ये भी ए आ जाएगा। ये एक्स है और ये वी है, और ये करना आता तो है ना आपको? तो याद रखें वर्त बनने की कंडीशन क्या है। इस स्थिति में वर्त बन जाएगा, याद रखें। नो, इन जनरल दीर्घवर्त बनता है, पर ओमेगा इक्वल टू अगर 1 ले लिया जाए तो इस केस में वर्ताकार ग्राफ बन जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? सर पिछला क्वेश्चन मिस्टेक किया है। कौन सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया बेटा? ओके सर, डन। एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर।
बोलो डन। तो ये इस केस में वर्त बन जाएगा। चलो इस पे क्वेश्चंस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, हो जाएं एक्टिवेटेड। देखो ये क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बन जाए तो कैसे सोल्व करें, कोशिश करें बेटा बनाने की इस क्वेश्चन को। सरल आवर्त गति कर रहे कण की आवर्ती ज्ञात कीजिए जिसके लिए वेग और विस्थापन के बीच ग्राफ दिया गया है। क्या ज्ञात कर दोगी? आवर्ती ज्ञात करनी है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन दे रहा हूं, चलो बनाइए। 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 100 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 200 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 25 हर्ट्ज। बनाई, हर्ट्ज में आवर्ती बतानी है। आसान क्वेश्चन है बेटा, डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिकल हो गया है। और लॉजिकल तो माय डियर सोल्जर्स हैं ही सारी। अपने को आवर्ती ज्ञात करनी है, वेग और विस्थापन का ग्राफ है। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे कि हमें पता है इसने पूरा ग्राफ नहीं दिया, आधा दिया है, तो ये क्या मैक्सिमम वेग होता है? ओमेगा ए की वैल्यू है। क्या ये ए की वैल्यू है? क्योंकि पूरा ग्राफ बनता तो ऐसे बनता दीर्घवृत्ताकार। हमें उससे मतलब नहीं, हमें वैल्यू जो दे रखी है इसने, सर ओमेगा ए इक्वल टू 200 पाई। अब देखो इस सेंटीमीटर पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इधर भी सेंटीमीटर है, तो कैंसिल हो जाना है। ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो ये लिखा ओमेगा इंटू 2 इक्वल टू 200 पाई। 2 से ये काटा तो मेरे पास ओमेगा इक्वल टू 100 पाई। तो देखो अगर ओमेगा पूछता तब तो 100 पाई आंसर आ जाता। कौन ही आवर्ती नहीं पूछी, इसने आवर्ती पूछी है। क्या ओमेगा को 2 पाई एफ लिखना आता है सबको? ये 100 पाई, पाई से पाई उड़ गया, 2 से ये कटा, दिस इज 50। तो एफ इक्वल टू क्या 50 हर्ज आंसर बन गया? 50 हर्ज इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाएं तो इस तरीके से करना है, बना देंगे डियर स्टूडेंट्स। देखो केवल 12.5% लोग डॉक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। विजेश राठौड़, सुहानी शर्मा, सुनील कुमार, शैलेश मौर्य, वैभव पराशर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो जिन लोगों ने गलती की उन्होंने क्या गलती की है चेक करें अपना। यार ये आसान सा क्वेश्चन तो है बेटा, कोई ज्यादा है ही नहीं समझने वाली चीज। ग्राफ अगर दे दिया तो वी एक्सिस पे अधिकतम वैल्यू आती है ओमेगा ए और एक्स पे आता है ए। वैसे भी पता ही है अधिकतम वैल्यू क्या है उनकी, ओमेगा 2 पाई एफ होता है। डायरेक्टली लगा दें उसको। चलो मज़ा नहीं आया, एक दो क्वेश्चन और करके बताएं आप, देखते हैं। इस बार मेरे को आपका रिजल्ट अच्छा चाहिए, बेहतरीन रिजल्ट चाहिए। या रेडी हैं? तो देखो बेटा बनाइए ये क्वेश्चन। इस केस में आपको केवल आप तो एक आवर्तकाल ज्ञात कर दें, आयाम तो ज्ञात हो ही जाएगा, बताने की जरूरत है। चलो दोनों ही ज्ञात कर लें, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, बताएं जल्दी। ऑप्शन दे रहा हूं। एक्स स्क्वेयर बाई ये अपने को दे रखा है, तो ऑप्शन ए। आवर्तकाल दिया है 1/5 सेकेंड और आयाम दिया है 2 मीटर या सेंटीमीटर। इसने कुछ यूनिट तो दी नहीं है, ठीक है, 2 मीटर ले लेते हैं, कोई नहीं। ऑप्शन बी 1/2 एंड 2, ऑप्शन सी 1/5 एंड 1, ऑप्शन डी 2 एंड 2/5। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? विस्थापन x वेग q के पदों में समीकरण जो दिया हुआ है सरल आवर्त गति के आवर्तकाल और
आयाम की जानकारी आपको देनी है, क्या हो जाएगी? रेडी? देखो, इसकी तुलना करो उसी से, एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ओमेगा ए का होल स्क्वेयर इक्वल टू 1। क्या एक ए स्क्वेयर की वैल्यू 4 है, तो ए स्क्वेयर इक्वल टू 4 लगा दो। ए की वैल्यू तो प्लस माइनस 2 आ गई, ठीक है सर। ये क्या ओमेगा ए का काम कर रहा है? नहीं, ओमेगा ए नहीं, ये ओमेगा ए के स्क्वायर की बातें कर रहा है। ओमेगा ए का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 400 पाई स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो ओमेगा ए इक्वल टू ये बन गया 20 पाई स्क्वायर से पाई। ए की वैल्यू 2 रख दो तो ओमेगा इक्वल टू 10 पाई बन गया। और ओमेगा को क्या 2 पाई बाई टी रख सकते हैं? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी बराबर 10 पाई। इसको सोल्व करें अगर तो टी बराबर 2 पाई डिवाइडेड बाई 10 पाई। इसको सोल्व करें, क्या ये 1/5 सेकेंड आएगा? तो आवर्तकाल तो आ गया 1/5 सेकेंड। आवर्तकाल कितना? 1/5 सेकेंड आ गया। और ए कितना आ गया? 2 आ गया। आवर्तकाल 2 और ये सॉरी ये 2 और ये 1/5। क्या ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन? यस और नो? देखो, इसमें भी गड़बड़, इसमें भी गड़बड़। क्यों भाई, किस चीज की दिक्कत आ रही है तुम्हें, ये तो बताओ यार। कैलकुलेशन सही नहीं हो रही? या दिमाग गड़बड़ चल रहा है? किसी की याद आ रही है? क्यों गलतियां हो रही हैं यार? ये गलतियां बेटा देखो, ये आप देखिए, अपने आप में झांकिए, खुद की खोज करें कि ये जो गलती बार बार हो रही है ये ठीक बात नहीं है आपकी, बहुत गलत चीज है। ऐसी ही गलतियां फिर एग्जाम में होने वाली होती हैं। दीपेश कुमार, अभी, साहनी, सुहानी शर्मा, देवेश यादव, इट्स विवेक गुज्जर। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और बना के बताएं, फिर हम इसकी एनर्जी वाली कंसेप्ट पे चलते हैं। रेडी हैं? ओके। क्वेश्चन बनाने से पहले एक मैं आपको बता दूं कि हम करने वाले हैं। आपको अगर क्वेश्चन में पूछ ले त्वरण व विस्थापन में कैसा ग्राफ बनेगा, क्या बना सकते हो आप? बनाइए, पहले खुद से बनाइए। जिनको नहीं पता, हमने त्वरण पढ़ा है ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। तो क्या कुछ ग्राफ ऐसा बनने वाला है? मान लीजिए इस एक्सिस पे ए ले लेते हैं त्वरण, इस पे विस्थापन ले लेते हैं, तो बताओ कैसा ग्राफ बनेगा? दिमाग लगाइए बेटा। देखिए, क्या आपको दिख रहा है ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स? तो मेरे को तो सीधा ही दिख रहा है, ए जो है समानुपाती है माइनस एक्स के। डायरेक्ट समानुपाती का ग्राफ यहां बनता है, लेकिन माइनस एक्स का है तो एक्स अगर नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव आएगा, और अगर एक्स अगर पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव आएगा। ये ग्राफ बन गया। इसमें भी ध्यान रखना है, यहां पर वो अधिकतम वैल्यू है आया इसकी त्वरण की, कितनी होती है? ओमेगा स्क्वेयर ए। और यहाँ पे विस्थापन की अधिकतम वैल्यू है माइनस ए। यहाँ पर ये है प्लस ए विस्थापन यानी आयाम, और ये है माइनस ओमेगा स्क्वेयर ए। ये भी याद रखो बेटा। देखो, चेक करो क्लियर हुआ कि नहीं, इंपॉर्टेंट है ये भी। याद रखें, नोट्स में डाल लें, और दिमाग में तो डाल ही लेना है। चलें क्वेश्चन करें? तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, एक इस कंसेप्ट पे कि ऐसे ग्राफ पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाएं। देखिए बेटा, ध्यान दो। ये बनाइए।
सही दिख रहा है। सरल आवर्त गति कर रहे कण के लिए त्वरण विस्थापन ग्राफ दिया गया है, तो इसकी आवर्ती ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है? आवर्ती ज्ञात करनी है। ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए 2 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 200 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 10⁴ हर्ट्ज। बता दें क्या बनेगा? बनाइए बेटा। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको अभी मैंने बताया वो कंसेप्ट काम आएगी। ये किसकी वैल्यू है? ये है ओमेगा स्क्वेयर ए। ये किसकी वैल्यू है? ए। माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है ओमेगा स्क्वेयर ए की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 10⁵ इंटू पाई स्क्वेयर। ए की वैल्यू 10 है, प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना है। ये 10 दे रखा है, 10⁵ पाई स्क्वेयर। यहाँ से आप देखेंगे 10 से ये पावर कैंसिल, पावर 4 आ गई। स्क्वेयर हटाया, ओमेगा इक्वल टू 10⁵2 इंटू पाई स्क्वेयर कर लिया है। क्या ओमेगा को 2 पाई एन लिख सकते हैं या एफ लिख सकते हैं? तो एफ इक्वल टू, इससे कैंसिल किया, ये 100 पाई तो है बेटा। 100 पाई को 2 पाई से डिवाइड किया, क्या 50 हर्ट्ज आ गया? 50 हर्ट्ज का मतलब बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन। चलो, इसमें भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं है आपका। 31% लोगों ने सही किया है। यार ये ग्राफ वाले क्वेश्चन में कैसे घूम जाते हो तुम लोग? विजय राठौड़, महेश साक्या, सुहानी शर्मा, गोल्डन पारस राज पुरोहित एंड रोहित कुमार आर द टॉप परफॉर्मर। सिंपल सा तरीका है यार। आपको दोनों चीजों में समीकरण से डायरेक्टली ग्राफ बनाने सीख लें, कंपैरिजन कर लें, क्वेश्चन बन जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम तो है ही नहीं ना यार यहाँ पे। बोलो क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। ओके सर, बना देंगे। डन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए फिर एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, एग्जाम से रिलेट करवाता हूं, फिर हम थोड़ा आगे बढ़े। देखो 2020 का क्वेश्चन देखो, आप देखते हैं कितने लोग जग रहे हैं। बताओ जल्दी से। सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण के विस्थापन और त्वरण के बीच कालांतर है। 2020 में आया है बेटा, ये देखो आप, इस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इसमें तो मैं 100% बहुमत चाहूंगा आपका, या नहीं मिलेगा? विस्थापन और त्वरण के बीच कालांतर कितना है? विस्थापन और त्वरण पूछा है सर। विस्थापन और त्वरण के बीच आपको बता दिया है ऑलरेडी। एक में आता है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, दूसरे में आता है x इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। मतलब कालांतर कितने का? पाई रेडियन। कितना? पाई रेडियन लिख रखा, उसे कंफ्यूज नहीं हो। पाई रेडियन कितना? पाई। पाई इन द सेंस ऑप्शन बी ऑप्शन। अरे यार इसमें क्या दिक्कत है भाई? इसमें ज्यादा करके बच्चों ने क्या दिया है ऑप्शन?
ए ऑप्शन। शून्य कैसे हो गया यार, अभी तो समझाया था, अभी भी जिसको समझ में नहीं आया देखो बेटा ध्यान दो। देखो क्या क्या होता है सुनो, क्या x इक्वल टू, वापस लिख लो जिनको नहीं समझ में आया, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये एक समीकरण है विस्थापन की। वेग बराबर, वैसे होता है ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, पर मैं इसको साइन में लिख रहा हूं, ए ओमेगा साइन, ये ओमेगा टी प्लस फाई, ये तो एज इट इज है, इस फाई को भी हटा दो, ए साइन ओमेगा टी से ही याद दिला दूं आपको, फाई को जीरो लेके चल रहा हूं, साइन ओमेगा टी, ये बनेगा पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, और त्वरण बराबर ओमेगा स्क्वेयर ए साइन पाई प्लस ओमेगा टी। इसको लिख लो, अच्छे से लिख लो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों के बीच कलांतर पाई बाई टू, देखो ये दिख रहा पाई बाई टू, वेग आगे है पाई बाई टू से, इन दोनों के बीच ये पाई बाई टू, ये पाई, तो अंतर तो पाई बाई टू का ही आया ना यार। और इन दोनों के बीच में त्वरण और विस्थापन, इसने इसका पूछा था, ये पाई है यार, क्या दिक्कत है बताओ। जीरो नहीं करना है, पाई करना है, ध्यान रहे। चलो देखिए अगला क्वेश्चन बताइए। देखो 2019 का क्वेश्चन देखो आप, सरल आवर्त गति कर रहे कण द्वारा आवर्तकाल, एक आवर्तकाल में तय की गई दूरी बताइए। सरल आवर्त गति कर रहे कण का एक आवर्तकाल में तय की गई दूरी कितनी। एक आवर्तकाल, एक आवर्तकाल मतलब माध्य स्थिति से बताया है चक्कर कैसे लगता है, एक बार इधर जाएगा ए तय की, फिर वापस जाएगा ए तय की, फिर वापस इधर जाएगा ए तय की, फिर वापस इधर आएगा ए 2a 3a 4a, एक आवर्तकाल का मतलब है दूरी कितनी 4a, तो दूरी तो 4a है, और गलती से विस्थापन पूछ ले कभी एग्जाम में तो वापस वहीं आ जाना, मतलब जीरो। एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, एक्टिवेट रही, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 58%। आधे बच्चे तो मेरे को लग रहा है क्लास में केवल मजे ले रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो मेरे को नहीं लग रहा किसी को कुछ बताने की जरूरत है, क्लास में डिस्कस भी हो गया था। अब यार जो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं उनको जबरदस्ती तो कोई डॉक्टर बना नहीं सकता। हर्ष, गोल्डन पारस, राज पुरोहित, जय दोमने, केशु राजा एंड एम बिश्नोई आर द टॉप परफॉर्मर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो एक दो क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे। इसमें अगर वेग वाले पार्ट से बात करें एसएचएम के, बाकी ऊर्जा के क्वेश्चन है मेरे पास, सही है, आप चेक कर लेना। चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा, अभी हम आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी से रिलेटेड है लेकिन कुछ नया नहीं है, कि हमने अभी अभी जो चीज़ें पढ़ी थी, पहले तो इसमें एक नोट बना लो, कई बच्चों को जो अभी तक भी चीज़ क्लियर नहीं हुई उनके लिए स्पेशल ये नोट में डाल लीजिए। सरल आवर्त गति में वेग, त्वरण तथा बल समान आवर्ती से विस्थापन की तरह सरल आवर्ती से परिवर्तित होते हैं। इसका मतलब समझते हो ना, इसका मतलब ये है कि सबकी आवर्ती सेम रहती है। जैसे कई बार क्वेश्चन में आ जाए कि अगर विस्थापन की आवर्ती ओमेगा है तो वेग की आवर्ती भी ओमेगा है, क्योंकि समीकरण में उसमें कोस ओमेगा टी आ जाता है, पर आता तो ओमेगा ही है, और त्वरण में भी ओमेगा ही आता है, बल में भी ओमेगा ही आएगा। तो पहला पॉइंट, वेग, त्वरण, विस्थापन, बल सबकी आवर्ती सेम होती है, एक पॉइंट। सरल आवर्त गति में त्वरण नियत नहीं होता,
गति के समीकरण का उपयोग इसलिए नहीं किया जा सकता, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या एसएचएम में काइनेमेटिक्स के जो हमने समीकरण पढ़े थे वो लगाए जा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी वाले समीकरण? नहीं। कारण ये है कि यहाँ पे त्वरण नियत नहीं है, परिवर्तित होता है, और वो समीकरण केवल नियत त्वरण के लिए वैलिड थे। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरा पॉइंट, सरल आवर्त गति कर रहे कण का वेग शून्य होने के बावजूद त्वरण अशून्य होता है। ये मैं आपको बता चुका था कल की क्लास में, फिर भी इनको नोट में डाल लें क्योंकि ये असर्शन एंड रीजन में पूछे जा सकते हैं पॉइंट। टिक कर लेना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। डन, नोट कर लें इनको जल्दी, फिर हम आगे बढ़ते हैं एसएचएम में ऊर्जा से संबंधित बातों पे एक्टिवेट हो जाएं और हेडिंग डालें एसएचएम में ऊर्जा। और ऊर्जा आप बचपन से पढ़ते आए हो, दो तरह की, स्थितिज ऊर्जा एंड गतिज ऊर्जा। तो यहां पे भी वही पढ़ने वाले हैं। देखिए बेटा, हेडिंग डालें एसएचएम में ऊर्जा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से ही बहुत क्वेश्चन आए हैं। एसएचएम में ऊर्जा, पहले अपने पढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को या तो पीई से डिनोट करते हैं और अपने ज्यादा करके यू से लिखा जाता है, अभी तक आदत जो है यू से लिख देते हैं। तो देखिए बेटा कैसे निकालें स्थितिज ऊर्जा, बहुत आसान है स्थितिज ऊर्जा निकालना। क्या आपको पता है एसएचएम में या किसी भी समीकरण में स्थितिज ऊर्जा और बल में एक संबंध होता है, F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, पढ़ा हुआ है कि नहीं? और F हमें यहां पता है कि सर F जो बल है यहाँ पे माइनस के एक्स के इक्वल होता है, याद है कि भूल गए? स्प्रिंग वाला केस ले लेते हैं क्योंकि स्प्रिंग में भी तो एसएचएम का ही केस है। डन सर, तो मैं ऐसे करता हूं यार, इसको तो लिख लेता हूं माइनस के एक्स बल को, तो इसको माइनस डी यू बाई डी एक्स ही रखता हूं। माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, इसको हमने देखा तो क्या ये डी यू इक्वल टू के एक्स डी एक्स बन गया। और इसका अगर हम समाकलन करते हैं तो समाकलन देखो, ये इसका समाकलन, इसमें बच्चे एक गलती करते हैं, वो ले लेते हैं कि हमें पता है, मैं आपको एक डेफिनेशन बताई थी, स्थितिज ऊर्जा की न्यूनतम वैल्यू माध्य स्थिति पे होती है। माध्य स्थिति की परिभाषा ही ये थी, क्या थी कि जहां पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम और बल जीरो होता है उसको साम्य अवस्था या माध्य अवस्था कहते हैं। तो यानी न्यूनतम यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जो माध्य स्थिति पे होती है उसको मैं यू नोट बोल देता हूं, और जो हमें निकालनी है उसको यू से डिनोट कर दूं। माध्य स्थिति पे विस्थापन को इन जनरल हम जीरो लेते हैं, और जहां हमें निकालना है उसको एक्स ही ले लेते हैं। इसका समाकलन करें, उसका समाकलन करते हैं तो देखो ये तो बना u माइनस यू नोट, आता है सबको भाई, इसका u आया, लिमिट रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू के, एक्स का आ जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई टू, जीरो से लिमिट भी रख दी है मैंने। तो स्थितिज ऊर्जा का एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है वो ये आता है, यू नोट प्लस हाफ के एक्स स्क्वेयर। बेटा ये भी याद रखो आप, हालांकि नीट में अभी तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, नीट के लिए हमें क्या दिया जाता है कि ये जो यू नोट है ये कहाँ की स्थितिज ऊर्जा है, यू नोट जो है ये है माध्य स्थिति की स्थितिज ऊर्जा, कहाँ की? माध्य स्थिति की स्थितिज ऊर्जा, जो न्यूनतम वैल्यू इंडिकेट करती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होती है, पर इन जनरल इस ये जीरो दी जाती है, लेकिन हमेशा जीरो नहीं होती। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ही आ जाए, क्या एसएचएम करती हुई वस्तु की माध्य स्थिति पे स्थितिज ऊर्जा हमेशा शून्य होती है क्या? नहीं,
ऋणात्मक भी होती है, कुछ और भी हो सकती है, पर न्यूनतम होती है, ये पक्का है। तो अब इसमें आप पहले इसको नोट करें, इसके बाद आगे बताता हूं इसमें क्या करना है अपने को। बोलो कंप्लीट, नोटेड। अच्छा, इसको नोट कर लिया तो क्या मैं इसमें अभी जो कह रहा था स्थितिज ऊर्जा को आपने ये तो सेट कर लिया सर, U इक्वल टू यू नोट प्लस हाफ के एक्स स्क्वेयर, मैन तो फॉर्मूला यही है। लेकिन जनरल कंडीशन में यदि जनरल कंडीशन ये दे दी, माध्य स्थिति हम नॉर्मली कहाँ लेते हैं, माध्य स्थिति हर जनरल पे नहीं, माध्य स्थिति ये है कि सर x इक्वल टू 0 पे नॉर्मल कंडीशन में लेते हैं। माध्य स्थिति कहाँ पे हो, x बराबर 0 पे अगर हो तो क्या u नोट की वैल्यू 0 लेंगे, डन सर। तो इस केस में जब u नोट 0 है तो u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर लेते हैं, यस और नो। तो इस स्थिति में जब ये स्थिति ली जाती है तो आप देखेंगे क्या माध्य स्थिति पे स्थितिज ऊर्जा कितनी, 0। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कितनी, हाफ के ए स्क्वेयर, क्योंकि x इक्वल टू ए रख देंगे। यहाँ स्थितिज ऊर्जा कितनी, माइनस हाफ के ए स्क्वेयर, यस और नो। नहीं, माइनस नहीं, प्लस ही आएगा, क्योंकि 0 से तो फिर कम हो ही नहीं सकती ना, हाफ के ए स्क्वेयर। देखो डन सर। तो यहां से आपको क्या ये चीज अच्छे से क्लियर हो रही है कि अगर u और x में अपने को ग्राफ पूछ लिया जाए, यहां ग्राफ बना रहा हूं, देखिए यहां ले लेता हूं x, ये ले लिया है u। तो माध्य स्थिति पे स्थिर ऊर्जा इन जनरल तो 0 होती है, पर मैं 0 के लिए ग्राफ नहीं बना रहा, मैं तो u नोट मान करके ग्राफ बना रहा हूं। देखो ये क्या है, u नोट है, माध्य स्थिति, ये माध्य स्थिति है, बोलो सही है। तो माध्य स्थिति पे इन जनरल हम 0 ले लेते हैं, पर जरूरी नहीं है हमेशा ही 0 हो, क्या कुछ दी हुई है तो u नोट आ सकती है। u नोट को 0 ले लें तो हाफ के एक्स स्क्वायर से हम इसकी स्थितिज ऊर्जा मान लेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब आपको याद क्या रखना है, u नोट वाला केस है, ये तो आप अलग से साइड में रखें, गलती से कोई क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखें, नहीं तो अपने हाफ के एक्स स्क्वेयर से फॉर्मूला याद कर लें, दैट्स ऑल, उससे अपना काम चल जाएगा। यस और नो बना दोगे, आसान है, कुछ भी नहीं यार, हाफ के एक्स स्क्वेयर आप बचपन से पढ़ते आए हो, बस उसी के पॉइंट से इसको सेट कर देना है। डन। अभी भी अपने, अब हम बात करें तो अपने पास इन जनरल स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला लेंगे सर, हाफ के एक्स स्क्वेयर लेकर के चलिए। और क्या x की वैल्यू आपको पता है, 1/2 के x की वैल्यू मैं लिख सकता हूं क्या, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, सबको पता है, चलो साइन ओमेगा टी ही लेके चलता हूं, चाहो तो फाइव भी ले सकते हो, फाइव को 0 ले लेता हूं, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो मेरे पास u का एक फॉर्मूला और बन गया, हाफ के ए स्क्वेयर, हाफ के ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। क्या यहां से अगर समय के साथ इसका कोई ग्राफ पूछ ले अपने को, तो समय के साथ ये ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है, साइन का ग्राफ ऊपर शिफ्ट कर दो, क्योंकि देखो साइन स्क्वेयर है तो माइनस वैल्यू तो कुछ होनी ही नहीं है,
प्लस ही प्लस वैल्यू है। प्लस वैल्यू की बात करें तो जैसे ये ग्राफ आता था, ये ग्राफ अपने पास बन जाएगा। यस और नो। गलती से कभी ग्राफ की जरूरत पड़ जाए तो ये वैल्यू किसको इंडिकेट करती है? अगर u है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है हाफ के ए स्क्वेयर। यस और नो, इसको सेट कर दें दिमाग में। डन सर। ओके सर, डन। तो देखिए ये थी स्थितिज ऊर्जा की बात। अब ये याद रखना, जैसे स्थितिज ऊर्जा है वैसे ही इसमें अगली ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा। एसएचएम में दूसरी कौन सी लिखें? गतिज ऊर्जा, जिसको आप काइनेटिक एनर्जी बोलते हो। काइनेटिक एनर्जी, और इसको के से डिनोट करेंगे। समझ जाना, काइनेटिक एनर्जी या के। बचपन से पढ़ते आए हैं सर, गतिज ऊर्जा जो होती है, चाहे एसएचएम हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा क्या लिया जाता है? हाफ एम वी स्क्वेयर। और एसएचएम में वी का फॉर्मूला तो हमें आता ही है, या वी का फॉर्मूला अपने पास या तो लिखा जा सकता है ओमेगा ए कोस ओमेगा टी, या दूसरा फॉर्मूला ऐसे भी लिखते हैं ओमेगा रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। जो आपकी मर्जी, दोनों में से कोई सा ही लगा दें। पहले मैं इसी पे जाना चाहूंगा। देखिए के इक्वल टू 1/2, पहले तो ये रख देता हूं, एम एज इट इज है, इसको रखेंगे तो वी की वी स्क्वेयर की जगह रखो ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर को स्क्वेयर ओमेगा टी। तो आप देखिए बेटा, ये पहले इसी फॉर्मेट में याद रखें। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? ये वाला 1/2 एम एज इट इज है, इसको अगर मैं v का वर्ग करूंगा तो ये बना ओमेगा स्क्वेयर और ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। मतलब वेग की जो वैल्यू है वो रखने, पहले मैन तो फॉर्मूला यही बन गया अपना। लेकिन इसमें आपको याद हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू के बाई एम होता है। याद है ना, ये पढ़ चुके हैं हम। तो यहां से क्या एम ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू के का रोल प्ले किया जाता है? तो यहाँ पे जो एम ओमेगा स्क्वेयर आता है, इसको मैं के लिख दूं। के मतलब उसका जो नियतांक है। तो अपने पास गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ के ए स्क्वेयर को स्क्वेयर ओमेगा टी आ जाएगा कि नहीं? या फिर हाफ के, इसको ए क्या लिख दो? के लिख दिया, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा कि नहीं? मतलब ये दोनों समीकरण है तो एक ही, बस अंतर है दोनों में। इसमें एम ओमेगा स्क्वेयर, एम ओमेगा स्क्वेयर किसका काम करता है? के का काम करता है। के मतलब स्प्रिंग नियतांक, बल नियतांक बोलिए, स्प्रिंग नियतांक भी नहीं, बल नियतांक है। इससे इसको सेट कर दीजिए, हो गया काम। नोट करें, लिख करके खुद देखें और बताएं यहां तक का क्लियर है कि नहीं। अब यहां पे कोई ज्यादा समझने वाला पार्ट नहीं है, ये वही है जो वेग अगर आपको याद है, फॉर्मूला लिख दो डायरेक्टली। ओके सर, डन। अब देखिए मैं इन दोनों तीनों चीजों को एक साथ लेके आ रहा हूं बोर्ड पे, ध्यान दें।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको ये समझ में आया कि सर स्थितिज ऊर्जा का जो मेरे पास समीकरण आया था, कितना आया था सर? मेन जो समीकरण आता है हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या आपके पास ये समझ में आया गतिज ऊर्जा का अभी अभी समीकरण देखा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने तो ये दोनों याद रखें। क्या इन दोनों को मिला करके यांत्रिक ऊर्जा जिसको बोलते हो, यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी, अगर मेरे को यांत्रिक ऊर्जा निकालनी हो जिसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा हुआ करती है। डन सर, वैल्यू रखो। ये है सर हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, हाफ के ए स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई किया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या ये दोनों कैंसिल? तो बोलो मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 के ए स्क्वायर। यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि सर के भी नियत है, ए भी नियत है, तो क्या मैकेनिकल एनर्जी नियत है? बिल्कुल नियत है। तो क्या यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना होती है? बिल्कुल सर, क्योंकि ये नियम साफ साफ कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा नियत या संरक्षित रहती है। एसएचएम में संरक्षित रहती है। एसएचएम में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट, टिक करें। डायरेक्टली थ्योरी का क्वेश्चन भी बन सकता है। टिक करें, नोट करें, समझें और बताएं। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, क्या है? डन सर, डन, ओके, बहुत बढ़िया, नाइस सॉन्ग। देखो तुम सॉन्ग सुनने में ध्यान दे रहे हो। तुम्हें पढ़ाई का क्या हाल चाल है माय डियर सोल्जर्स? बेटा पढ़िए तुम लोग। तुम्हें देश के बेहतरीन डॉक्टर बनना है यार। तुम्हें ऐसे डॉक्टर बनने हैं कि विदेशों वाले भी तुमसे इलाज करवाने के लिए हिंदुस्तान आए। कुछ बेहतरीन करो जीवन में। ओके सर, डन। तो देखिए बेटा, अब इन चीजों को क्वेश्चन से चमका लेते हैं। अब मजा आएगा आपको। देखो, मजा आने से पहले एक दो काम और करवा दूं जो क्वेश्चन में हमें टर्म्स काम आएंगे। पहले मैं आपको इन तीनों चीजों का एक ग्राफ बताऊं। पहले ध्यान दो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है। एक बार फिर रिपीट कर दूं, क्या आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है? क्या होता है फॉर्मूला? सर, जनरल फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर याद है हमें। क्या तुम्हें गतिज ऊर्जा का जनरल फॉर्मूला याद है? क्या होता है? हाफ के टर्म्स में ही बताओ। के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है सर। क्या तुम्हें मैकेनिकल एनर्जी का कुल फॉर्मूला याद है? बिल्कुल सर, हाफ के ए स्क्वायर होता है। तो क्या यहां से अगर हमें इनके कंबाइंड ग्राफ बनाने हों तीनों के, तो कैसे बनाएं? ध्यान दो बेटा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस एक्सिस पे तो ले लेता हूं एक्स। आपको शायद स्थितिज ऊर्जा का मैंने बताया। देखो, हाफ के एक्स स्क्वायर में मैंने यू नोट को तो कंसीडर ही नहीं किया। यू नोट वाला पार्ट तो कभी गलती से क्वेश्चन में समझाऊंगा कि कहाँ काम आता है, कभी गलती से ही जरूरत पड़ेगा।
समझ में आ जाएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज से, तो ये यू नोट की डिमांड कर रहा है, नहीं तो हाफ के एक्स स्क्वायर। तो क्या x इक्वल टू 0 पे स्थितिज ऊर्जा 0 और उसके बाद एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज हो रही है, तो क्या पैराबोलिक ग्राफ ऐसे बनता है? पता है कि भूल गए? डन सर। ठीक है, ये अपने पास ये आ गया किसका ग्राफ? पोटेंशियल एनर्जी। बोलो सही है। ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हाफ के एक्स स्क्वायर को डिनोट कर रही है? अभी बताऊंगा, देखो। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा किधर है? ये रही। इसमें देखो x इक्वल टू 0 रखो, गतिज ऊर्जा अधिकतम है। वैसे भी पता है माध्य स्थिति पे गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और चरम स्थिति पे वेग 0 होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो आपको पता, ये तो पता होना चाहिए, ये माइनस ए है मतलब चरम स्थिति है, ये प्लस ए है मतलब चरम स्थिति है, ये 0 है मतलब माध्य स्थिति है। तो माध्य स्थिति पे गतिज ऊर्जा अधिकतम और चरम स्थिति पे गतिज ऊर्जा न्यूनतम। इधर से ऐसे उसका उल्टा बना दो इसमें पैराबोला, ऐसे। सही है? डन सर। ये बन गई गतिज ऊर्जा की ग्राफ। तो कुल ऊर्जा कितना होता है सर? ये हाफ के स्क्वायर ही तो है। तो कुल ऊर्जा में जो हमें ग्राफ बनाना है वो ये कुल ऊर्जा तो नियत रहती है, वो तो चलती फिरती है ही नहीं। ये वैल्यू कितनी है? हाफ के ए स्क्वायर। कितनी है? हाफ के ए स्क्वायर। बताओ ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? ये मैकेनिकल एनर्जी है। आसान सा काम है, वैसे भी दिख ही रहा है यार, यहां से अब रिलेट कर लो, इन चीजों को याद होने चाहिए ये। गतिज ऊर्जा ऐसे, सॉरी स्थितिज ऊर्जा ऐसे, गतिज ऊर्जा ऐसे, कुल ऊर्जा ऐसे, जो नियत रहती है। इसको सेट करें पहले दिमाग में, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। गतिज ऊर्जा का देखो, जिनको नहीं समझ में आया कैसे आ रहा है। एक बच्चा कह रहा है गतिज ऊर्जा का फिर से बता दो। बताओ। x इक्वल टू 0 ये है ना बेटा, ये 0। x इक्वल टू 0 मतलब माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा कितनी? इसमें 0 रखो x को, ये 0 रखा, क्या हाफ के स्क्वायर है मतलब अधिकतम होती है। तो देखो यहाँ गतिज ऊर्जा अधिकतम। इसके बाद ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के टर्म्स में अगर मैं कहूँ चरम स्थिति यानी x इक्वल टू ए पर गतिज ऊर्जा बताओ, तो x इक्वल टू ए पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 आ गई। तो देखो यहाँ पर 0 आ गई गतिज ऊर्जा, यहाँ पे अधिकतम है, यहाँ स्थितिज ऊर्जा 0 है, यहाँ अधिकतम है। बस ये हाफ के स्क्वायर तो नियत रहनी है। बोलो क्लियर यहां तक? यस और नो? यस सर, क्लियर, डन। एक पॉइंट तो पहले तो बात हुई कौन नियत है, नियत नहीं है, गतिज ऊर्जा अधिकतम कितनी है। एक चीज और देखिए, यहां से जो पूछा जा सकता है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये देखो ध्यान दो, ये भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ऐसे लिखें, मैंने कहा कोई एसएचएम है मान लो ये, और एसएचएम का समीकरण दे दिया एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या कोस ओमेगा टी, कुछ भी दे सकता है साइन ओमेगा टी। इसमें फाई में कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब फाई मैंने 0 ले लिया है, प्रारंभिक कोण। अब आप कह रहे हो कि इसकी स्थितिज ऊर्जा का जो समीकरण है, ऐसे करते हैं इसमें। अच्छा, ये आपके पास विस्थापन है, क्या है? विस्थापन। तो विस्थापन की आपसे कोई पूछे आवर्ती बताओ, आवर्ती मतलब कोणीय आवर्ती या आवर्ती, तो आप क्या बताने वाले हो? सर यही तो है आवर्ती, ओमेगा। क्या होती है आवर्ती? ओमेगा, याद रखना इसको। अब मैं कह रहा हूं ठीक है विस्थापन का तो सही है, लेकिन इस समीकरण के बेस पे अगर आपको कहूं स्थितिज ऊर्जा का समीकरण बताओ, तो स्थितिज ऊर्जा में आप कहोगे 1/2
के एक्स स्क्वेयर की वैल्यू रख देता हूं मैं, एक्स की वैल्यू ये रख दूं, तो ये समीकरण भी हम पढ़ चुके हैं, ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। यार साइन स्क्वेयर ओमेगा टी जो होता है ना बेटा, इसका अगर आपको कहे इसकी आवर्ती बताओ तो ए स्क्वेयर तो एज इट इज लिख दो। साइन स्क्वेयर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो ये बना 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ये याद नहीं रखना है फॉर्मूला, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई स्थितिज ऊर्जा की आवर्ती पूछे तो ओमेगा नहीं, क्योंकि यहां तो वर्ग है तो ओमेगा बोल नहीं सकते। कितनी आवर्ती आ रही है, 2 ओमेगा, ये देखो आवर्ती कितनी है, 2 ओमेगा। तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा की, लिख लो इसको, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। स्थितिज ऊर्जा की आवर्ती विस्थापन की आवर्ती की डबल होती है हमेशा। जो भी विस्थापन का समीकरण, जैसे विस्थापन की कितनी थी ओमेगा, तो स्थितिज ऊर्जा की कितनी 2 ओमेगा। क्यों आई सर, यहां से देखो स्क्वायर का टर्म है यार ये। डन। अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में भी इसकी जरूरत पड़ेगी हमें इसी तरीके के कंडीशन की। अब मैं कहता हूं नहीं, गतिज ऊर्जा की ओर बता दो। क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, 1/2, वैसे तो एम वी स्क्वेयर है, पर v को मैं लिख देता हूं, कौन सा फॉर्मूला अपने पास ये है ना, हाफ एम वी स्क्वेयर, और v का फॉर्मूला है ओमेगा ए स्क्वेयर को स्क्वेयर ओमेगा टी। याद है कि नहीं, याद है तो क्या मैं इसको तो k लिख दूं, हाफ के ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ओमेगा टी को 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 लिखते थे कि नहीं बचपन में। तो अगर इसकी आवर्ती ओमेगा थी तो गतिज ऊर्जा की आवर्ती कितनी आ रही है बताएं। गतिज ऊर्जा की आवर्ती देखो 2 ओमेगा, तो यहां भी क्या लिखोगे, गतिज ऊर्जा की आवर्ती कितनी, लिख लो इन पॉइंट्स को, वेरी इंपॉर्टेंट। गतिज ऊर्जा की आवृत्ति कितनी, बिल्कुल सर 2 ओमेगा। अगर विस्थापन की आवर्ती ओमेगा है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की आवर्ती 2 ओमेगा होती है, डबल होती है। लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और कुल ऊर्जा की पूछ ले तो यांत्रिक ऊर्जा की, उसकी तो 0 होती है सर, यांत्रिक ऊर्जा तो नियत रहती है, उसकी तो आवर्ती का क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है, 0 लेकर के चलेंगे तो उससे तो दिमाग ही नहीं लगाना। डन सर, लिख लो ये भी नोट में, जल्दी लिखो। स्टेटमेंट लिख लीजिए कि अगर विस्थापन की आवर्ती ओमेगा है तो वेग की आवर्ती भी ओमेगा, त्वरण की आवर्ती भी ओमेगा, बल की आवर्ती भी ओमेगा, लेकिन स्थितिज ऊर्जा की आवर्ती 2 ओमेगा, गतिज ऊर्जा की आवर्ती 2 ओमेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लें, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। ओके सर, डन, बना देंगे। चलो ये बन गया तो देखिए एक पॉइंट और इसी में ही, ऊर्जा से रिलेटेड ही, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में एक चीज और पूछी जाती है कि अगर मैं आपसे पूछूं, गतिज ऊर्जा की बात कर लेता हूं, क्या गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2, अभी अभी आपने ये फॉर्मूला भी देखा है, के ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ओमेगा टी, सही है। तो आपको अगर कोई पूछे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लो, एक तो क्वेश्चन में कहता है गतिज ऊर्जा माध्य स्थिति पे, और एक कहता है कि माध्य गतिज ऊर्जा कितनी है। देखो दोनों में अंतर है बेटा, मीन काइनेटिक एनर्जी, हिंदी में इसको बोलोगे माध्य गतिज ऊर्जा, और माध्य का मतलब कितने समय के लिए लिया जाता है, एक आवर्तकाल के लिए, वैसे बोल देगा एक आवर्तकाल के लिए माध्य निकालना है। माध्य पता है आपको कैसे निकाला जाता है, एवरेज जिसको बोलते हैं। तो ये लिख लो बेटा अलग साइड में, गतिज ऊर्जा का माध्य अगर लेंगे तो 1/2, देखो के ए स्क्वेयर तो नियत है, कोस स्क्वेयर ओमेगा टी की माध्य वैल्यू लेनी पड़ेगी,
और जिन लोगों को पता है, मैंने आपको बेसिक्स की क्लास में बताया था कि एक आवर्तकाल के लिए, एक आवर्तकाल के लिए, आवर्तकाल मतलब एक चक्र के लिए, एक आवर्तकाल में ये जो कोस स्क्वेयर ओमेगा टी का माध्य मान जो लिया जाता है 1/2 लिया जाता है, और साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का ये जो साइन है ये माध्य का है, इसका एवरेज भी 1/2 लिया जाता है। देखो एक चक्कर में साइन ओमेगा टी का माध्य 0, कोस ओमेगा टी का माध्य 0, पर स्क्वेयर का माध्य कितना 1/2। तो एक चक्कर में, एक आवर्तकाल में साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस स्क्वायर ओमेगा टी का माध्य कितना 1/2 होता है। तो क्या यहां पर मेरे पास माध्य गतिज ऊर्जा का मान कितना आ गया, 1/4 के ए स्क्वेयर बन गया कि नहीं। ऐसे ही माध्य स्थितिज ऊर्जा का मान कितना बन गया, दैट इज उसमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी आता है, उसका भी 1/2 आता है। तो ये कितना बन गया 1/4 के ए स्क्वेयर। टिक करें, इंपॉर्टेंट है, डालें इस पे वी एस स्टार। देखो बेटा ये ऐसे क्वेश्चन में फंसाता है आपको, मैं बताता हूं आपको। आपको क्वेश्चन में पूछा माध्य गतिज ऊर्जा कितनी, 1/4 के ए स्क्वेयर, लेकिन माध्य स्थिति की गतिज ऊर्जा कितनी, 1/2 के ए स्क्वेयर। फिर रिपीट कर रहा हूं, माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा कितनी है, एक्स बराबर ए रखना है फॉर्मूले में, तो 1/2 के ए स्क्वेयर है। लेकिन माध्य गतिज ऊर्जा 1/4 के ए स्क्वेयर, क्वेश्चन में लैंग्वेज में ध्यान रखना है, नोट में डाल लो। डन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जरूरत पड़ सकती है, टिक कर लीजिए, नोट कर लीजिए और क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाइए। छुट्टी नहीं अभी, कई बच्चे अभी देखो छुट्टी के लिए, यार छुट्टी है तुम्हारी, तुम मोबाइल के सामने बैठे हो, आराम से छुट्टी मनाइए। जिसको नहीं पढ़ना है, जिसको पढ़ना है वो मेरे साथ क्वेश्चंस लगाएं। चलो देखिए, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्टिवेट हो जाएं। देखो बेटा, देखो पहले तो आप देखो 2021 का क्वेश्चन, जो सो रहे हैं वो देखो। अगर मेरी क्लास आपने अभी ढंग से ली है तो 1 सेकंड में क्वेश्चन कर दोगे। एक वस्तु n आवर्ती से सरल आवर्त गति कर रही है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा की आवर्ती है, स्थितिज ऊर्जा की आवर्ती बताएं। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो सीधे फॉर्मूला बेस के जाए। अगर स्थितिज ऊर्जा पूछ लेता, गतिज ऊर्जा पूछ लेता, 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, देखो आप, रिसेंट आया हुआ क्वेश्चन है। अब यार जो मजे लेने में जो बच्चे व्यस्त है ना, उनका तो देखो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उनको क्या है, अभी जो मजे ले रहे हैं वो ज्यादा बेहतर लग रहे हैं, पूरी जिंदगी स्ट्रगल करना ज्यादा आसान लगेगा, है ना। बेटा अभी 1 साल थोड़ा सा स्ट्रगल कर लें, 1 साल भी नहीं, 6 महीने, ताकि आगे का जीवन थोड़ा तुम्हारा सही बने, अच्छा बने, स्ट्रगल करना सीखें। ये काम बाद में भी हो जाएंगे, जो तुम जिन कामों में लगे हुए हो ना, कि नहीं सर मेरे को तो चैटिंग ही करनी है, मेरे को तो आपस में भाई बहन ही बनाने हैं चैट बॉक्स में, तो वो लोग यार ऐसे ही रह जाएंगे। बी ऑप्शन, भाई इसकी एन है विस्थापन की, तो इसका मतलब ऊर्जा की कितनी 2n होती है, वी नो दैट। अरे वेरी गुड, 85% लोग जग रहे हैं, दीपेश, हर्ष, परवीन, राहुल सोलंकी एंड सुहानी शर्मा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करें, हो जाएं रेडी, ऊर्जा के कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा कई बार क्वेश्चन ऐसा बन जाए, तो क्या बना दोगे,
चाबी वाली घड़ी में ऊर्जा कौन सी संग्रहित होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चाबी वाली घड़ी देखी आपने, हमारे जमाने में आया करती थी। हाँ, हमारे जमाने में काफी पुराने टाइम पे देखते थे, चाबी भरनी पड़ती थी उसमें। चाबी भर करके, आजकल तो जैसे सेल लग जाते हैं, जब सेल वाली घड़ी नहीं आई थी तो चाबी भरी जाती थी, उसमें सेल की जरूरत नहीं होती थी, वो उसी चाबी के बेस पे चला करती थी। तो कौन सी ऊर्जा चाबी भर के उसमें स्थितिज ऊर्जा स्टोर की जाती थी, वो फिर गतिज ऊर्जा में बदला करती थी? यस और नो? ओके, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। 76% जनता सही है इसमें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इंटेलिजेंट क्लास। थोड़ा आगे बढ़ा जाए। देखो तो बेटा, ये देखिए, यदि ई तथा वी सरल आवर्तवती करने वाले द्रव्यमान की, यदि ई तथा वी सरल आवर्त गति करने वाले द्रव्यमान की एक चक्र में क्रमशः है औसत गतिज ऊर्जा व औसत स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं, तो इनका सही संबंध होगा। औसत गतिज ऊर्जा और औसत स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं ई और वी, तो इनका सही संबंध क्या हो जाएगा, बताएं। बिल्कुल सर, आपने बताया था। पहले तो ये बताओ, वैल्यू कितनी होती है, चाहे औसत गतिज ऊर्जा हो चाहे औसत स्थितिज ऊर्जा हो? सर, दोनों की वैल्यू जो होती है, औसत लगा दिया है, ये अलग से याद करो कॉलम। ये होता है सर 1/4 के ए स्क्वेयर, तो दोनों बराबर ही तो हैं। तो क्या फर्स्ट ऑप्शन सही कर दिया जाए? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। 61% लोग सही हैं, बहुत बढ़िया। दीपेश, हर्ष, राहुल, सुहानी शर्मा, बहुत बढ़िया। चलो देखिए, आगे का क्वेश्चन करते हैं। बताएं। जब एक लंबे, ये तो अभी संचित ऊर्जा 2 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, चलो कर लोगे ये क्वेश्चन, तो वैसे 2006 का क्वेश्चन है। बनाएं। जब एक लंबे स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा यू होती है। अब इसे 8 सेंटीमीटर खींचा जाए तो संचित ऊर्जा हो जाएगी। बनाएं बेटा जल्दी। 2006 AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चंस बनाने में इंटरेस्ट लिया करो यार, क्वेश्चन बनाने में इंटरेस्ट लोगे तो फिजिक्स में मजा आएगा। और ये जो जो लोग बोरियत में रहते हैं, चीजें उसकी सिस्टमेटिक नहीं चल रही, मतलब उनकी वजह यही है, क्वेश्चंस कर नहीं करते हैं, इसलिए ये ऐसा लगता है उनको। ऑप्शन ए बी सी डी देखो, इसको सीधा ही कर सकते हो क्या? पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आप के एक्स स्क्वेयर होती है, इसने एक्स को पहले कितना लिया है, 2 लिया है, तो 2 का स्क्वायर कर दो। अब यू डेस इक्वल टू 1/2 के 8 स्क्वायर, तो सीधा सा ही कह रहा है ये भाई, स्क्वायर में या तो डायरेक्टली लग दो, 1/2 स्क्वायर से सेट कर दो, या मेरे को पता है 2 से 8 सेंटीमीटर, क्या 4 गुना हो गया एक्स? एक्स 4 गुना होना मतलब 4 का स्क्वायर कर दो, क्या 16u कर दूं सीधा ही? दिस इज 16u। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बना दोगे कि नहीं? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वेरी गुड, 67% लोगों ने सही किया है। हर्ष, राहुल सोलंकी, ओम त्रिपाठी, दीपेश कुमार, आयुषी भारद्वाज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डन। देखें, थोड़ा आगे बढ़ें। देखो, ये देखो क्वेश्चन में ऐसे घुमाता है वो, ये क्वेश्चन करके बताएं।
ये 2007 का क्वेश्चन है बेटा, ऊर्जा से संबंधित। बनाइए। एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है और उसकी गतिज ऊर्जा के नोट कोस स्क्वायर ओमेगा टी है, तो इसकी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा क्रमशः होंगी। बताएं। बताइए कौन सा। क्या आपको पता है? इसने कहा है इसकी गतिज ऊर्जा जो है कितनी दी है, के नोट कोस स्क्वायर ओमेगा टी, और एक्चुअल में ये कितनी होती है, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। मतलब अपने जब कंपैरिजन करेंगे तो हाफ के ए स्क्वायर को के नोट माना है इसने। क्या हाफ के ए स्क्वायर है ये इसकी कुल ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी होती है, तो ये तो कुल ऊर्जा तो यही हो गई के नोट। डन सर। दूसरा इसने क्या पूछा है, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान कितना होता है बताओ। सर 1/2 के ए स्क्वायर ही होता है, क्यों साइन स्क्वायर ओमेगा टी तो 1 हो गया अधिकतम की कंडीशन में। क्या इसको भी इसने के नोट ही माना है, तो आंसर क्या आएगा, के नोट के नोट। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन बोलो सही है कि नहीं। 51% लोगों ने सही किया है। परवीन कुमार, गोल्डन राजपुरोहित, हैरी पॉटर बिश्नोई, पंकज विश्वकर्मा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बोलो बना दोगे कि नहीं। डन या कोई दिक्कत। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। डन। ये तो अभी आएगा नहीं, एक क्वेश्चन करके बताएं। यदि एसएचएम में माध्य गतिज ऊर्जा 40 जूल है, तो माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा होगी। बताएं जल्दी। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, बनाइए आप तसल्ली से। ऑप्शन ए 40 जूल, ऑप्शन बी 20 जूल, ऑप्शन सी 80 जूल, ऑप्शन डी 160 जूल। बता दो कितना लोगों को सही समझ में आया है, देखते हैं। बन गया होगा। देखिए कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को। आपको दे रखा है इसने, क्या माध्य गतिज ऊर्जा का मतलब होता है कि सर ये 1/4 के ए स्क्वायर की बात कर रहा है और उसको 40 ले रहा है। अब कह रहा माध्य स्थिति पे गतिज ऊर्जा बताइए। क्या माध्य स्थिति का मतलब, माध्य स्थिति का मतलब मीन पोजीशन का मतलब, मीन पोजीशन x इक्वल टू ए होता है, सही है। x इक्वल टू ए रखें तो माध्य स्थिति पे जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा माध्य स्थिति ऐसे लिखो। माध्य स्थिति पे कितनी, जिनको नहीं पता, पता होना चाहिए, अधिकतम होती है। फिर भी जिनको नहीं पता, 1/2 के ए स्क्वायर, सही है भाई। अब गतिज ऊर्जा पूछिए ना, माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 के ए स्क्वायर, 1/2। एक्स इक्वल टू ए नहीं, एक्स इक्वल टू 0 होता है, एक्स इक्वल टू 0 ही होता है ना माध्य स्थिति पे। 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना, 0। तो देखो 1/4 के ए स्क्वायर ये है,
तो 1/2 k² कितना आ जाएगा, 2 उधर भेज दो तो लिख दूं 80 जूल। कितना बन गया, 80 जूल इज द राइट आंसर। क्या सी ऑप्शन सही है, यस और नो? देख लो ऐसे क्वेश्चन में गलतियां होती हैं कि नहीं। इस क्वेश्चन को ध्यान से सेट रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हर बच्चा कंफ्यूज होकर के क्वेश्चन को गलत कर देता है। तो ध्यान रखें, माध्य गतिज ऊर्जा 1/4 k² है और माध्य स्थिति पर जो गतिज ऊर्जा है वो 1/2 ka² है। दोनों में गलती ना हो। हर्ष, सुहानी शर्मा, गोल्डन, लालू भाई, हैरी पॉटर, बहुत बढ़िया जिन्होंने भी किया, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट वन, आज की होमवर्क स्लाइड ऐड कर लें। होमवर्क में एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 27 तक अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 27 तक के क्वेश्चन कर लेना, ये आपके होमवर्क स्लाइड का ध्यान रखना है। डन। तो इतना काम कर लेना, अगली क्लास में हम इसके एनर्जी के कुछ क्वेश्चन और करेंगे, कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद में पढ़ेंगे स्प्रिंग लोलक और सरल लोलक। रेडी हो जाना, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बाकी पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, और जो लोग नेगेटिव हैं वो जल्दी से जल्दी पॉजिटिव हो जाएं। पढ़ाई करने से ही चीज़ें अच्छी लगेंगी, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, नहीं तो फिर तुम ऐसे ही नेगेटिविटी में ही रहेंगे। डन। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।